आल्प्स पर्वत के बारे में जान लेते हैं। आल्प्स पर्वत यूरोप का सबसे बड़ा लंबा पर्वतमाला है, 1200 किलोमीटर लंबा है और इसकी ऊंची चोटी ब्लांक है, फ्रांस में स्थित है। और बात करें कि यूरोप महाद्वीप में और भी पर्वतमाला है, यूराल भी है, काकेसस भी है, मगर ये एशिया और यूरोप के बीच में है, पूरी तरह से यूरोप महाद्वीप में नहीं है। इस कारण हम देखते हैं कि यूरोप की सबसे लंबी पर्वतमाला आल्प्स है। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि फ्रांस की क्रांति जब होती है उसके बाद फ्रांस की सत्ता पर काबिज होने वाला व्यक्ति होता है नेपोलियन बोनापार्ट, जिसका जन्म होता है 1769 में और 1821 तक ये जीवित होते हैं। 52 साल इनका उम्र होता है और 24 वर्ष में पहला युद्ध लड़ते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, वो भी अंग्रेजों को पूरी तरह से परास्त करते हैं। तो हम आज शुरू करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी, एक जोखिम भरी। जी हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट हमेशा जोखिम भरे कामों के लिए जाना जाता है। एक बार की बात है जब नेपोलियन बोनापार्ट अपने सैनिकों के साथ आल्प्स पर्वत को पार करने के लिए, आल्प्स पर्वत की चढ़ाई करने के लिए जाते हैं और सभी सैनिक थोड़ा सा सहम सा जाते हैं कि कैसे हम पार करेंगे। वैसे आल्प्स पर्वत के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां पर एक आल्प्स पर्वत को देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं सैनिक लोग कि इसको हम कैसे पार करें। आल्प्स पर्वत के पास ही एक बुजुर्ग महिला काम करती रहती है। वो देखती है और बोलती है, उनके पास जाकर कहती है कि ये पहाड़ आल्प्स पर्वत को पार नहीं कर सकते, कितने ने पार किया सब के सब मारे गए, तुम बिल्कुल वापस चले जाओ, इसको चढ़ाई ना करो। ये बात नेपोलियन बोनापार्ट को कहती है वो बुजुर्ग महिला, और नेपोलियन बोनापार्ट उसकी बातों को बुरा ना मानकर उससे प्रेरित हो जाता है और खुशी होकर क्या करता है, अपने जो हार का माला उसे भेंट करता है और बोलता है, अगर मैं आल्प्स पर्वत को पार नहीं कर पाऊंगा तो मारा जाऊंगा, और अगर मैं जीत जाता हूं तो वाकई आपको मेरा जयकार करना होगा। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर नेपोलियन निराश नहीं होते, हतोत्साहित नहीं होते, जबकि वो क्या होते हैं, काफ़ी अधिक उत्साह से भर जाते हैं और महिला को अपना हार गिफ्ट में करते हैं। जी हाँ, हीरो से भरा हुआ हार को गिफ्ट करते हैं और महिला आश्चर्यचकित हो जाती है, बोलती है कि तुम तो भाई मरना या करने में विश्वास करते हो, मेरी बातों से तुम निराश नहीं हुए बल्कि और उत्साहित हो गए हो, ज़रूर तुम कुछ कर पाओगे। और महिला की बात को सुनने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट पूरा सैनिक को आदेश देता है कि चलो आल्प्स पर्वत को पार करते हैं, चढ़ाई करते हैं। और नेपोलियन के द्वारा आल्प्स पर्वत पहाड़ को चढ़ाई कर लिया जाता है और ये पार भी कर लेते हैं और पूरा यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट की सत्ता काबिज हो जाती है, मिस्र को भी हासिल कर लेते हैं। और बात करें भारत के बारे में भी सोचते हैं, भारत का सपना भी सोचते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, और टीपू सुल्तान से भी संपर्क करते हैं। भारत पर भी आक्रमण करना चाहते थे नेपोलियन बोनापार्ट, मगर उनकी दो कमियां थीं। बोल सकते हैं कि उनकी जो सैनिक है कुशल नाविक नहीं थी, और दूसरी जो नेल्सन जो था अंग्रेजों का सेनापति, जो कि एक हाथ से काना हो चुका था और एक हाथ खो चुका था, तब भी काफ़ी कुशल सैनिक था, जिसको बाद में नेल्सन के द्वारा नेपोलियन को परास्त किया जाता है। इस कारण अपनी ज़िंदगी में कभी भी निराश न होएं। कोई बहुत सारे नकारात्मक चीज़ें मिलेंगे, बहुत सारे कमेंट्स करने वाले मिलेंगे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, आपको पढ़ाई के दौरान आपको बहुत सारी बाधाएं आएंगी, मगर आपको सबको आगे की ओर सोचना है, इनको यही। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जिस प्रकार से चाय की चुस्की भरने से पहले मलाई को साइड करना पड़ता है। मतलब जीवन में मुसीबतें आती हैं, जीवन संघर्षमय होता ही है, और इसमें आप किस प्रकार से कामयाब होते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। इस कारण कोई भी सफलता हासिल करने से पहले बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारे व्यवधान आएंगे, उस व्यवधान को किस प्रकार से हैंडल करना है, किस प्रकार से आपको पार करना है, ये आप पर निर्भर करता है। तो उसके लिए ज़रूरी है आत्मविश्वास, पॉजिटिव सोच और ऊर्जा। हम ये टॉपिक की बात कर लेते हैं। कक्षा 12वीं भूगोल का एक टॉपिक है भूमि संसाधन व कृषि। भूमि संसाधन है क्या? भूमि एक बेस है जिस पर पूरी तरह से हमारी सभी आवश्यकताएं डिपेंड है।
जी हाँ, पूरी तरह से, चाहे वो उद्योग हो, चाहे कृषि हो, चाहे मकान हो, सभी के सभी, मतलब बोल सकते हैं कि एक मानव पूरी तरह से भूमि से उत्पन्न एक मानव है। तो टॉपिक शुरू करते हैं, भूमि संसाधन। भूमि संसाधन है क्या? भूमि संसाधन के बारे में हम सभी जानते हैं कि जो मानव की आवश्यकता, रोटी और कपड़ा, मकान है, ये तीनों बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति भूमि संसाधन के द्वारा ही होती है। जी हाँ, प्रकृति का एक अनुपम उपहार है भूमि संसाधन। जी हाँ, भूमि के संदर्भ में कहा जाता है कि भूमि ही हमारी जननी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रतिवेदन क्षेत्र, रिपोर्टिंग एरिया और भौगोलिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। प्रतिवेदन क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो भू राजस्व के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये छोटे या कम या अधिक हो सकते हैं क्षेत्रफल की बात करें तो प्रतिवेदन क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो भू राजस्व के द्वारा निर्धारित किया जाता है, या इसका क्षेत्रफल कम या ज़्यादा हो सकता है। हम बात कर लेते हैं भौगोलिक क्षेत्र की बात कर सकते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है, जिसका क्षेत्रफल निश्चित होता है। जैसे कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो ये क्षेत्रफल निश्चित है। तो ये आएगा भौगोलिक क्षेत्र में। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रतिवेदन क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र में क्या अंतर है, प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमको भी लिखना पड़ेगा। देख लेते हैं भूमि उपयोग का वर्गीकरण। भूमि उपयोग का वर्गीकरण भू राजस्व अभिलेख के द्वारा अपनाया गया है। ये 9 प्रकार के हैं, 9 वर्गों में बांटा गया है भू राजस्व विभाग या भू राजस्व अभिलेख के द्वारा। तो देख सकते हैं कि 9 वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण आता है वनों के अधीन क्षेत्र। जी हाँ, पहला वर्ग आता है वनों के अधीन क्षेत्र में। हम देख सकते हैं कि वर्गीकृत वन क्षेत्र और वास्तविक वन क्षेत्र। तो यहाँ पर समझना ये होगा कि वर्गीकृत वन क्षेत्र है क्या। तो वर्गीकृत वन क्षेत्र जिसको राज्य सरकार या केंद्र सरकार निर्धारित करती है। हम देख सकते हैं अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, इसमें आ सकता है कि आरक्षित क्षेत्र और अनारक्षित क्षेत्र, जिसमें हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य की बात करते हैं। तो यहाँ पर आएगा वर्गीकृत वन क्षेत्र में। मगर जब बात करें वास्तविक वन क्षेत्र की बात करें तो वास्तविक वन क्षेत्र तो हमारा जो भारत का वास्तविक वन क्षेत्र जो है 23% है, मगर होना तो चाहिए 33%। तो 33% जो है ये पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। इस क्षेत्र के लिए 33% अनिवार्य होना चाहिए वन क्षेत्र, मगर हमारा जो भारत का 23% वन क्षेत्र है तो ये आएगा, किसमें आएगा, वास्तविक वन क्षेत्र में आएगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि वर्गीकृत वन क्षेत्र का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है या केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, और वास्तविक वन क्षेत्र का निर्धारण हम देखते हैं 23%। जो हम बात करते हैं कि वन संसाधन की बात करते हैं तो ये 23% आता है। तो ये वनों के अधीन क्षेत्र, वनों के अधीन क्षेत्र के अंतर्गत तो वही क्षेत्र आएंगे जहाँ वन से आच्छादित क्षेत्र की बात करता है। तो वनों के अधीन क्षेत्र में हमने देखा वर्गीकृत वन क्षेत्र और वास्तविक वन क्षेत्र में क्या अंतर है, ये प्रश्न पूछा जाता है। वर्गीकृत वन क्षेत्र और वास्तविक वन क्षेत्र में क्या अंतर है। तो वर्गीकृत वन क्षेत्र में जो इसका निर्धारण या धारण केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, और वास्तविक वन क्षेत्र जो है हमारा वास्तविक वन क्षेत्र है 23%। तो ये बताता है। दूसरा आता है स्थायी चारागाह क्षेत्र। स्थायी चारागाह क्षेत्र टोटल भारत के संदर्भ में देख लें तो 4% स्थायी चारागाह क्षेत्र है, और स्थायी चारागाह जो क्षेत्र है उसमें निजी चारागाह क्षेत्र का अभाव है। और जो साझा संपत्ति क्षेत्र, ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाले क्षेत्र को हम कहते हैं साझा संपत्ति संसाधन। तो चारागाह कैसा है, साझा संपत्ति संसाधन में आता है जो ग्राम पंचायत के अधीन होता है। तो ये भारत के संदर्भ में देखें तो सिर्फ 4% चारागाह है। तो ये दूसरा आता है स्थायी चारागाह क्षेत्र। तीसरा बता दें बाग या उपवन, यह भूमि क्षेत्र जो है कृषि के अंतर्गत नहीं आता, ये उद्यान के क्षेत्र का आता है जहाँ पर फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं। मगर अब जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण यह जो भूमि कम होती जा रही है, क्योंकि ये काफ़ी अधिक दीर्घ अवधि तक परिणाम देता है। दीर्घ अवधि में हमको इसका प्रतिफल मिलता है, मगर इस कारण अधिकांश बाग या उपवन क्षेत्र का क्रियान्वयन या रूपांतरण कृषि क्षेत्र में हो गया है। मतलब कृषि के रूप में इसका उपयोग ज़्यादा करने लगे हैं, क्योंकि कृषि जो है वह तुरंत आमदनी दे सकती है, जल्दी दे सकती है, मगर जो फलदार वृक्ष जो होते हैं वो दीर्घकालिक आमदनी देते हैं। तो यहाँ पर बाग या उपवन तीसरा पॉइंट आता है। चौथा है गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त। गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त वे क्षेत्र आते हैं जैसे कि जहाँ रेल परिवहन या परिवहन के संबंधित जितने भी भूमि अधिग्रहण हो रहे हैं ये क्षेत्र आते हैं। मतलब किसी
भूमि का वो कारखानों में उपयोग हो जाना, किसी भूमि का संचार या परिवहन में उपयोग हो जाना, तो ये आएंगे गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त। तो आपको बताना पड़ेगा गैर कृषि कार्य के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, जहाँ पर रेल परिवहन, सड़क परिवहन, नहर के द्वारा क्या किया जा रहा है, अधिग्रहण किया जा रहा है, भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, खनिज उत्खनन करने के लिए भी भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। तो ये सभी इसमें आएंगे गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त। पांचवा देखते हैं बंजर या व्यर्थ भूमि। बंजर या व्यर्थ भूमि वे भूमि होती है जिसका किसी प्रकार का उपयोग नहीं किया जाता। जी हाँ, वहाँ पर कृषि भी किया नहीं जाता, ना कि वहाँ आवास भी नहीं होते। तो ये बंजर व व्यर्थ भूमि के अंतर्गत आते हैं। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत जो मरुस्थल हो गए, जो दलदली क्षेत्र हो गए, पर्वतीय पठार हो गए, जहाँ की भूमि का उपयोग नहीं हो पाता। जी हाँ, तो ये बंजर भूमि कहलाती है जहाँ की भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं किया जाता, ना आवास के लिए किया जाता। तो ये बंजर या व्यर्थ भूमि कहलाती है। छठवां पॉइंट आता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वे भूमि होती है जिसका 5 साल से अधिक जिस पर कृषि नहीं किया गया हो, मतलब जो 5 साल से अधिक हो चुका है जहाँ पर खेती नहीं किया जाता, वह कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के अंतर्गत आता है। इन क्षेत्रों का अधिक से अधिक हम क्या करते हैं, दोहन नहीं कर पाते। सातवां देख लेते हैं वर्तमान पड़ती भूमि। वर्तमान पड़ती भूमि वह भूमि होती है जिस पर 1 वर्ष से या 5 वर्ष से कम के लिए गैप कर दिया जाता है। मतलब कृषि किया गया है, खेती किया गया है, मगर उस क्षेत्र को उपजाऊ बनाने के लिए हम उस पर अंतराल में खेती करते हैं। मतलब 1 साल किए खेती, 1 साल नहीं किए, 1 साल किए, क्या पता 2 साल नहीं किए, तो ये क्या कहलाएगा, पड़ती, वर्तमान पड़ती भूमि कहलाता है। हम देखते हैं 8वां निवल बोया क्षेत्र। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निवल बोया क्षेत्र व सकल बोया क्षेत्र क्या है। तो निवल बोया क्षेत्र क्या होता है, वर्ष भर जो फसलगत आय होता है वह निवल बोया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थात कि 1 वर्ष में जो फसल बोया गया है जिस क्षेत्रफल पे, वह आता है निवल बोया क्षेत्र। तो ये इसका जो क्षेत्रफल होता है निश्चित होता है, इसको शुद्ध बोया क्षेत्र भी कहते हैं। तो निवल बोया क्षेत्र या शुद्ध बोया क्षेत्र अर्थ एक ही है, जहाँ पर वर्ष भर जो फसलगत आय होता है और जहाँ का क्षेत्रफल निश्चित होता है, यह निवल बोया क्षेत्र में आता है। और बात करें सकल बोया क्षेत्र, 1 वर्ष में अगर हमने खरीफ फसल लिया तो खरीफ फसल कितने क्षेत्रफल में लिया उसका कैलकुलेशन हो गया, रबी फसल लिया 1 वर्ष में उसका क्षेत्रफल कैलकुलेशन हो गया, और दोनों का योग कर दिए तो इसमें क्या होता है, क्षेत्रफल डबल हो जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सकल बोया क्षेत्र में क्षेत्रफल असमान होता है, क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, मगर वास्तविकता क्या है, शुद्ध बोया क्षेत्र। तो यहाँ पर सकल बोया क्षेत्र में हम देखते हैं रबी फसल, खरीफ फसल, नगद फसल का हम कैलकुलेशन करते हैं क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल इसमें अधिक बताता है सकल बोया क्षेत्र में। तो निवल बोया क्षेत्र और सकल बोया क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। निवल बोया क्षेत्र या शुद्ध बोया क्षेत्र या सकल बोया क्षेत्र में क्या अंतर है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 1 वर्ष में फसलगत बोया क्षेत्र को निवल बोया क्षेत्र कहते हैं। या अब 9वां पॉइंट देख लेते हैं पुरातन भूमि। पुरातन भूमि वह भूमि होती है जो 1 से 5 वर्ष तक के लिए हम उसको पड़ती छोड़ देते हैं उसका उर्वरता बढ़ाने के लिए, तो ये कहलाता है पुरातन भूमि। तो टोटल 9 प्रकार के हैं भू राजस्व अभिलेख के अनुसार। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है निवल बोया क्षेत्र और सकल बोया क्षेत्र क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रतिवेदन क्षेत्र क्या है और भौगोलिक क्षेत्र क्या है। इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है वर्गीकृत वन क्षेत्र और वास्तविक वन क्षेत्र में क्या अंतर है। तो ये भूमि उपयोग का वर्गीकरण हो जाता है। हम फिर बात कर लेते हैं भारत में भू उपयोग का परिवर्तन कैसे होता है। भारत में भूमि उपयोग परिवर्तन, भारत में भूमि उपयोग परिवर्तन 3 क्षेत्र में हुआ, अर्थव्यवस्था का आकार, अर्थव्यवस्था की संरचना और भूमि पर कृषि का दबाव। तो इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो विकासशील देश और विकसित क्षेत्र है देश है, मतलब विकासशील देश किस में आएगा, अर्थव्यवस्था की संरचना में आएगा, और विकसित देश आएगा भूमि पर कृषि का दबाव। तो पहला है अर्थव्यवस्था का आकार। अर्थव्यवस्था के आकार में हुआ कि जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण भूमि पर पूरी तरह से निर्भरता बढ़ती जाती है, तो ये अर्थव्यवस्था का आकार में आता है। दूसरा देखते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना में, देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना में होता यह है कि नगरीकरण, औद्योगिकरण, आदमी या व्यक्ति प्राथमिक व्यवसाय से अब द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व्यवसाय की ओर ज़्यादा अधिक खुलना शुरू हो जाता है। इस कारण ये विकासशील
देशों की बात करें तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव आता है और वहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय की अपेक्षा द्वितीय तृतीय व्यवसाय की ओर अधिक प्रभावित होता है। हम बात कर ले भूमि पर कृषि का दबाव। भूमि पर कृषि का दबाव को हम दो रूपों में देख सकते हैं कि जैसे जैसे आधुनिकीकरण या नगरीकरण बढ़ता जाता है, कृषि पर निर्भरता कम होती जाती है। व्यक्ति द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देना शुरू कर देता है, क्योंकि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कृषि आता है और द्वितीय तृतीय में सेवा क्षेत्र आते हैं, औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। ये किस में आएगा? भूमि पर कृषि का दबाव। तो इस क्षेत्र को हम देख लेते हैं, अर्थव्यवस्था का आकार और भूमि पर संरचना। अब देख लेते हैं साझा संपत्ति संसाधन। साझा संपत्ति संसाधन के अंतर्गत दो क्षेत्र आते हैं। पहला आता है निजी संपत्ति, दूसरा आता है साझा संपत्ति। निजी संपत्ति के अंतर्गत जो व्यक्तिगत संपत्ति होती है, जो वंश पीढ़ी परिवर्तन होता रहता है, जबकि साझा संपत्ति में क्या होता है? सामुदायिक। साझा संपत्ति होती है सामुदायिक उपयोग के लिए होता है, मतलब सामुदायिक उपयोग कर सकता है साझा संपत्ति। या ग्राम पंचायत के अंतर्गत हमने देखा था कि चारागाह जो क्षेत्र है वो साझा संपत्ति के अंतर्गत आता है। तो साझा संपत्ति ही एक सामुदायिक उपयोग के लिए होता है। दूसरा संपत्ति, साझा संपत्ति के अंतर्गत वह संपत्ति आते हैं जो सार्वजनिक होते हैं, मतलब सार्वजनिक सामुदायिक उपयोग के लिए, पशुओं के लिए चारागाह का जो क्षेत्र हमने देखा था कि चारागाह जो क्षेत्र है सामुदायिक संपत्ति में आता है। भारत के संदर्भ में 4% है और ग्राम पंचायत के अधीन होता है ये। तो ये किस में आएगा? साझा संपत्ति में आएगा, सामुदायिक संपत्ति में आएगा। घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी, वन उत्पाद कर सकते हैं इस क्षेत्रों में। अगर कोई क्षेत्र है जहाँ पर वन है जो कि सामुदायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वहाँ का लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं, वहाँ वन उत्पाद का उपयोग कर सकते हैं। और इस साझा संपत्ति का सबसे अधिक उपयोग होते हैं कमज़ोर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण होता है, और ये सबसे अधिक कमज़ोर वर्ग के लोग इस संपत्ति का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है? अधिकांशतः खेत नहीं होते, भूमि नहीं होते, तो उसका उपयोग ये करते हैं। अगला देखते हैं भारत में कृषि भू उपयोग। भारत में कृषि भूमि उपयोग जो है, हम देख सकते हैं कि इसको मैंने वृत्त आरेख में चिन्हांकित किया है, रेखांकित किया है। तो इसमें 73% जो है नीरा बोया गया क्षेत्र है, मतलब इस क्षेत्र में कृषि किया जाता है 73% क्षेत्र में। और 11.98 जो है, मतलब 11.98% जो है वर्तमान प्रति भूमि है। वर्तमान प्रति भूमि को हम लोग यहाँ पर परिभाषित कर चुके हैं। फिर आता है कृषि योग्य बंजर भूमि जो है 7.5% है। फिर आता है पुरातन प्रति भूमि 6% है। तो इस प्रकार से वृत्त आरेख के जरिए हमने देखा कि भारत में कृषि भूमि उपयोग का काफ़ी अधिक बारिश होना शुरू हो गया है। इस क्लास को कंटिन्यू रखिएगा। भारत में कृषि भू उपयोग। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भू संसाधनों का महत्व कृषकों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला, भारतीय कृषि भूमि पर पूर्णतः निर्भर है और द्वितीय एवं तृतीय क्रियाओं की अपेक्षा भूमि का कृषि में महत्व अधिक है। ग्रामीण इलाकों में किसी किसान के पास भूमि का होना या ना होना उसकी अमीरी और गरीबी का सूचक है। दूसरा, भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है, अन्य कार्य से इतना अधिक प्रभावित नहीं होते। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में भूस्वामित्व आर्थिक संपन्नता के अतिरिक्त सामाजिक समृद्धि का भी सूचक है। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। सस्य गहनता के संदर्भ में देख लेते हैं। सस्य गहनता का सूचकांक एक बार से अधिक बोए क्षेत्र के विस्तार पर निर्भर करता है। जितना एक बार से अधिक बोया हुआ क्षेत्र विस्तृत होगा, उतना ही सस्य गहनता का सूचकांक भी अधिक होगा। जिन क्षेत्रों में सस्य गहनता का सूचकांक अधिक होगा, वहाँ पर खाद्यान्नों का उत्पादन भी अधिक होगा। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं सिंचाई, उर्वरक, शीघ्र पकने वाली तथा अधिक उपज देने वाली फसलों की उन्नत बीज, कृषि का यंत्रीकरण, कीटनाशक दवाएं आदि हैं। सिंचाई द्वारा अधिक जल प्राप्त होने से उर्वरकों का अधिक प्रयोग किया जा सकता है। सस्य गहनता का सकल फसलगत क्षेत्र तथा शुद्ध बोया क्षेत्र का अनुपात होता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। सस्य गहनता का सूत्र है सकल बोया गया क्षेत्र बटा निवल बोया गया क्षेत्र भागित 100। महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए।
दूसरा, निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताइए। भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है? चौथा प्रश्न, शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है? किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? साझा संपत्ति संसाधन क्या है? शस्य गहनता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रतिवेदन क्षेत्र क्या है? और नौवां और अंतिम है, भारत में भू राजस्व विभाग द्वारा अपनाए गए भू उपयोग का संक्षिप्त विवरण दीजिए। एक प्रश्न है इसमें, शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है, इसके बारे में जान लेते हैं। सामान्यतः 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है, जैसे राजस्थान का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में शुष्क भूमि पर जो कृषि की जाती है उसको शुष्क कृषि कहते हैं। वो जहाँ 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है, जहाँ पर वर्षा अधिक होता है, वहाँ आर्द्र कृषि कहा जाता है। मतलब आर्द्र कृषि को ही हम वर्षाधीन कृषि भी कहते हैं। तो जहाँ वर्षा अधिक होगा वहाँ पर वर्षाधीन कृषि, जहाँ वर्षा कम होगा वहाँ शुष्क कृषि। तो ये समझ लीजिएगा।